हेलो दोस्तों, नमस्कार। एग्जाम विजडम टीम की तरफ से आप सभी का स्वागत है। मेरा नाम है आकाश श्रीवास्तव। तारीख है आज 8 अक्टूबर 2022 और हम बात कर रहे हैं द हिंदू के एडिटोरियल क्रक्स को सरल हिंदी व्याख्या के साथ समझने की। आज के सेशन में हम दो एडिटोरियल आर्टिकल को कवर करेंगे। आज का जो पहला एडिटोरियल आर्टिकल रहेगा वो है स्लो लेन ड्राइविंग, धीमी गति से लेन ड्राइविंग। और दूसरे आर्टिकल में हम बात करेंगे द एट्रोफी ऑफ द नियो बुद्धिस्ट मूवमेंट इन इंडिया, भारत में नव बौद्ध आंदोलन का सोच। एट्रोफी का मतलब शोष होता है और सरल भाषा में अगर बात करें तो शोष का मतलब होता है क्षीण होना, अथवा बिल्कुल ही सामान्य भाषा में बोले तो कमजोर पड़ना। इसका फ्री पीडीएफ आपको हमारे टेलीग्राम ग्रुप में मिल जाएगा, लिंक डिस्क्रिप्शन में दिया हुआ है। अगर अभी आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ इसको सब्सक्राइब कर ले ताकि रेगुलर अपडेट आपको मिलता रहे। चलिए पहले आर्टिकल की अब हम बात करेंगे। आज का जो पहला आर्टिकल है वो है स्लो लेन ड्राइविंग, धीमी गति से लेन ड्राइविंग। द वर्ल्ड बैंक हैज वार्न्ड इंडियाज अनइवन रिकवरी कुड सून फॉल्टर। विश्व बैंक ने चेतावनी दी है कि भारत की असमान रिकवरी जल्द ही लड़खड़ा सकती है। आर्टिकल में बात हो रही है जिस तरीके से जितनी भी प्रमुख रेटिंग एजेंसीज होती है, नेशनल इंटरनेशनल, सभी ने भारत की जो ग्रोथ ट्रेजेक्ट्री है उसको काफ़ी हाई प्रिडिक्शन किया था, इंक्लूडिंग आरबीआई 7.2%, आईएमएफ 8.2%। और जिस तरीके से कोविड के बाद से भारतीय अर्थव्यवस्था की बात करें तो वो बेहतर तरीके से बाउंस बैक उसने किया है। अब यूरोप की हम बात करें, जिस तरीके से रशिया यूक्रेन के युद्ध का असर दुनिया भर में देखने को मिल रहा है, एक ये बहुत मजबूत बाह्य कारण हो रहा है जिससे कि दुनिया भर में जो आर्थिक रिकवरी है उस पर लगाम लगी है। भारत की अगर हम बात करते हैं तो भारत में सितंबर की शुरुआत से ही जो जो ज़्यादातर रेटिंग एजेंसी हैं, ज़्यादातर जो पूर्वानुमान होते हैं, उसने भारत की ग्रोथ को घटाकर अब लगभग 6.7 से 7.7% के एक बैंड के बीच में रख दिया है। आरबीआई की बात करें, एडीबी एशियन डेवलपमेंट बैंक की बात करें, फिच रेटिंग एजेंसीज की बात करें, सभी ने जो प्रिडिक्शन था उसको कम करके 7% के आसपास रख दिया है। एसएनपी और मूडी अभी भी भारतीय ग्रोथ को ये 7% से ऊपर प्रिडिक्ट कर रहे हैं, पर दोनों का ही ये मानना है कि जो वैश्विक मंदी है अब कोविड के बाद से जो पोस्ट कोविड रिकवरी हो रहा है उससे पटरी से नहीं उतरेगी। अब चूंकि वर्ल्ड बैंक की बात हो रही है, वर्ल्ड बैंक ने सुझाव दिया है कि सितंबर के अंतिम सप्ताह में जो टोटल इनपुट है उसमें उसके इतना वो बेहतर इनपुट नहीं दिख रहा है। और इसी प्रिडिक्शन के इससे पहले जो वर्ल्ड बैंक की बात करें, इंडियन ग्रोथ को इसने 8% के आसपास प्रिडिक्ट किया था, फिर इसने जून में 7.5% के आसपास इसको कट कर दिया और अब एक्सटर्नल इन्वायरमेंट को देखते हुए फर्दर 6.5% के निराशाजनक दृष्टिकोण पर इसको रख दिया है। आगे बात कही जा रही है जिस तरीके से बाउंस बैक होता है इंडियन जो इकोनॉमी है उसमें एक बेहतर बाउंस बैक देखने को मिलता है, पर ऐसा देखने को लगता है कि सितंबर के शुरुआत से ही जो हमारा एक्सपोर्ट है वो लगातार कॉन्ट्रैक्ट कर रहा है। पहली बार फरवरी 2021 के बाद से ये देखने को मिल रहा है। और इंपोर्ट की भी अगर हम बात करें तो उसमें भी तेजी से कमी आई है। और जब इंपोर्ट में कमी आती है तो बेसिकली डोमेस्टिक जो डिमांड होता है ये सिग्नल होता है कि उसमें भी काफ़ी तेजी से कमी आ रही है। इन दोनों का ही हवाला देते हुए वर्ल्ड बैंक अपना जो लेटेस्ट फोरकास्ट है उसमें अनुमान लगा रहा है कि अक्टूबर दिसंबर के जो तिमाही होंगे उसमें मंदी जो अर्थव्यवस्था है उसमें उसके मंदी के संकेत देखने को मिल सकते हैं। इसका कई और रीज़न भी सुझाया गया है रिपोर्ट में, जिसमें कि जो ग्लोबल लिक्विडिटी है उसका क्रंच देखने को मिल रहा है। जिस तरीके से डॉलर और फेड रिजर्व अपना रेट को लगातार बढ़ाते जा रहा है, उससे दुनिया भर की जो मुद्रा है
उन पर उसका नकारात्मक असर देखने को मिल रहा है। इनके अलावा अभी जिस तरीके से इन्फ्लेशन इंटरनेशनली अगर बात की जाए लगातार बढ़ रहा है, और रिसेंटली अभी जब ओपेक की मीट के बाद जो तेल के दाम है जो अभी बीच में स्थिर होने की तरफ बढ़ने लग गए थे, वापस वो बढ़ते हुए देखने को मिल रहे हैं। और इन सब से जो डोमेस्टिक डिमांड है वो निश्चित तौर पर उस पर नकारात्मक प्रभाव पड़ता है। अब आगे ये भी बात कही जा रही है कि चूंकि इन सब को देखते हुए जो प्राइवेट कंजम्पशन होता है उस पर भी असर देखने को मिलेगा। और वर्ल्ड बैंक के अनुसार जिस तरीके से भारत की बात कही जा रही है कि भारत की जो ग्रामीण और निम्न आय वाले जो जनसंख्या है, परिवार है, वो अभी भी उनमें जो कोविड से उनका जो नकारात्मक असर हुआ था अभी पूरी तरीके से उभर नहीं पाए हैं। लगभग 56 मिलियन भारतीय 2020 में गरीबी रेखा से नीचे कोविड की वजह से चले गए थे, और अभी बहुत से ऐसे लोग हैं, ऐसे परिवार हैं जो अभी पूरी तरीके से उबर नहीं पाए हैं। ऐसे में अभी सरकार जिस तरीके से बात कर रही है कि एक रोबस्ट ग्रोथ के एरा में अब एंट्री करने जा रही है, मजबूत विकास के युग में प्रवेश करने जा रही है, फिर भी दूसरी तरफ जो अभी पेंडेमिक के दौरान में जो मुफ्त के जो राशन स्कीम चलाई जा रही थी, मुफ्त खाद्यान्न कार्यक्रम, अभी भी सरकार उसको बंद नहीं की है। और ये इस बात को सिग्नल देता है कि सरकार भी इस बात को महसूस कर रही है कि जो अर्थव्यवस्था के सभी जो एक्टर होते हैं वो पूरी तरीके से अभी उबर नहीं पाए हैं, और इस जो रियलिज्म है, यथार्थवाद है, इसको दूसरी भी जो पॉलिसी चॉइसेस है उसमें ध्यान में रखना होगा और सावधानी के साथ आगे बढ़ना होगा। अगले आर्टिकल में बात हो रही है द एट्रोफी ऑफ द न्यू बुद्धिस्ट मूवमेंट इन इंडिया। भारत में नव बौद्ध आंदोलन का शोष अथवा क्षीणता अथवा कमजोर होना। Revisiting the ideals of Ambedkar's neo-Buddhist movement can be helpful in building fierce ideological challenges to Hindutva understanding of history and culture। अंबेडकर के नव बौद्ध आंदोलन के आदर्शों को फिर से स्थापित करना इतिहास और संस्कृति के बारे में हिंदुत्व की समझ के लिए भयंकर वैचारिक चुनौतियों के निर्माण में मददगार हो सकता है। आर्टिकल में बात हो रही है जिस तरीके से 14 अक्टूबर को दीक्षा भूमि में जो अंबेडकरवादी है, बौद्धवादी हैं, उनका भारी संख्या में जमावड़ा होता है, क्योंकि जो बाबा साहब अंबेडकर को सभी श्रद्धांजलि व्यक्त करते हैं। 14 अक्टूबर 1956 को बी आर अम्बेडकर साहब अपने लगभग 5 लाख अनुयायियों के साथ बौद्ध धर्म को अपना लिए थे। हालांकि अम्बेडकर साहब की बात करें तो उन्होंने बुद्ध धर्म को अपनाने के लिए व्यापक तार्किकता और शोध का सहारा लिया था। उन्होंने पाया था कि जो बौद्ध धर्म है वो भारत की सभ्यता में निहित है, आधुनिक नैतिक मूल्यों का पूरक है, और सामाजिक जो पदानुक्रम और पितृसत्तात्मक वर्चस्व है भारतीय समाज में, जिसका दंश जो निम्न तबका है, निम्न वर्ग है, जिसके बाबा साहब अंबेडकर खुद गवाह रहे हैं, वो सबसे ज़्यादा उसकी तपिश को महसूस करता है। और इससे मुक्ति पाने का उन्होंने ये तरीका समझा था कि हिंदू धर्म को छोड़कर बौद्ध धर्म को यदि अपना लिया जाए तो बहुत से नकारात्मकता जैसे कि जाति व्यवस्था होती है, पदानुक्रमता होती है, समाज में वर्ण व्यवस्था के तहत जो सारी चीज़ें होती हैं, जिससे कि जो नीचे का जो व्यक्ति होता है, जो कास्ट के, उसको बहुत सारी जो वंचनाओं का शिकार होना हो उससे वो बच सकता है। अब जिस तरीके से नव बौद्ध धर्म को एक जन आंदोलन के रूप में प्रस्तावित किया गया था, जो कि पहले से जो अछूत उस समय जो चले आ रहे थे उनको ऊपर उठाएगा और उन्हें समाज की मुख्य धारा में शामिल करेगा, आत्मसम्मान प्राप्त करने में मदद करेगा। बी आर अम्बेडकर साहब ने एक आशा व्यक्त की थी कि बौद्ध सिद्धांत उन्हें सत्तारूढ़ जो ब्राह्मणवादी अभिजात वर्ग है उससे लड़ने के लिए एक मजबूत समुदाय के रूप में जुटाएंगे। पर जिस
तरीके से नियो बुद्धिज्म उभरता है एक मैवरिक फेनोमिनन, एक आवारा घटना के रूप में, और संघर्षरत जो दलित जनता है उनको मनोवैज्ञानिक सांत्वना तो प्रदान करता है, पर जिस तरीके से बी आर अम्बेडकर साहब ने सोचा था कि ये जो दलित हैं उनके लिए उत्थान का मार्ग सुनिश्चित करेगा, व्यापक संख्या में लोग अपना धर्म परिवर्तन करेंगे, हिंदू धर्म को त्याग के बेहतर जो उनको समाज में स्थान प्रदान करेगा ऐसे बौद्ध धर्म को चुनेंगे, ऐसी उनकी उम्मीद अधूरी रह गई। भारत की अगर हम आज के भारत की बात करते हैं तो बौद्ध धर्म को अपनाने वाले जो लोग हैं वो बहुत ही कम संख्या में हैं, वो बहुत छोटे अल्पसंख्यक के रूप में हैं, और जो हिंदू सामाजिक व्यवस्था के खिलाफ एक वैचारिक चुनौती जो बौद्ध धर्म प्रस्तुत करता है उसको उतनी गंभीरता से नहीं लिया गया। और दलित समुदाय की भी अगर बात करें तो उनके भीतर जो बौद्ध धर्म में धर्मांतरण होता है उसको सामाजिक मुक्ति प्राप्त करने के लिए उपयुक्त मार्ग के रूप में नहीं माना जाता है। अब महाराष्ट्र की बात करते हैं। महाराष्ट्र में तकरीबन भारत में जो बौद्ध है उनका 80% के आसपास महाराष्ट्र में पाया जाता है, उसमें भी विशेष तौर पर जो महार जाति है और हाल में मतंग और मराठा जो जातियां होती हैं ये खुद को नव बौद्ध के रूप में पहचान दिला रही हैं, बौद्ध के रूप में खुद को जोड़ती हैं। किंतु जो दूसरे जो सामाजिक रूप से जो बैकवर्ड मार्जिनलाइज्ड ग्रुप है वो अभी भी खुद को हिंदू जाति से ही जोड़कर देख रहे हैं। और इसमें और भी इंटरेस्टिंग बात ये आ जाती है कि भारत के अगर पड़ोसी देशों की बात करें तो वो भी जो भारत में ये जो नव बौद्ध जो आंदोलन है इनके तहत जो लोग हैं उनसे वो खुद को नहीं जोड़ पा रही हैं। और हालांकि जो बहुत सारे बौद्ध देश हैं वो चाहे बौद्ध गया की बात हो, खुद के पगोडा मंदिर बना रहे हैं, बौद्ध सर्किट में जोड़ने के लिए जो नए स्थलों को वहाँ पर वो अपने रिस्पॉन्सिबिलिटी को पेश कर रहे हैं, उनको नए जो साइट होते हैं बौद्ध सर्किट में उसको जोड़ रहे हैं। और बहुत अब इसमें जापान, थाईलैंड, ब्रिटेन जैसे देशों की बात करें वहाँ से कुछ व्यक्तिगत और जो संगठन स्तर पर ऐसे लोग सामने आ रहे हैं जो महाराष्ट्र के जो नव बौद्ध हैं उनके साथ थोड़े घनिष्ठ संबंध वो अब स्थापित कर रहे हैं। हालांकि ये काफ़ी छोटा समर्थन होगा। सैद्धांतिक रूप से बात करें तो नव बौद्ध आंदोलन को जो सत्तारूढ़ अभिजात वर्ग के प्रमुख सामाजिक और राजनीतिक विचारों के लिए वैचारिक और बौद्धिक चुनौती के रूप में देखा जाता है। बावजूद इसके जो हिंदुत्व की अगर हम बात करें उसमें बौद्ध धर्म को अधिक भारतीय सभ्यता के अभिन्न रंग के रूप में देखा जाता है, और जो बौद्ध में धर्मांतरण होता है उसको हिंदू सांस्कृतिक पथ के विरोधी के रूप में नहीं देखा जाता है। इसमें बात हो रही है, आर्टिकल में कई जगहों पर पॉलिटिकल बात भी हुई है, बहुत शॉर्ट में उसको भी डिस्कस कर लेते हैं। उसमें बात हो रही है जिस तरीके से वर्तमान में जो दक्षिणपंथी ताकतें हैं, यहाँ पर नाम लेकर भाजपा का जिक्र आता है, जो कि खुद को बौद्ध जो धर्म होता है उसके प्रचारक के रूप में स्थापित करती हैं, एक जो मशाल को आगे बढ़ाती हैं, टॉर्च बीरर के रूप में बुद्धिज़्म के जो न्यू बुद्धिज़्म है उसके रूप में आगे आती हैं। चाहे वो प्रधानमंत्री की ही बात हो रही है, जिस तरीके से जब अंतर्राष्ट्रीय मंच होता है, विशेष तौर पर जब चीन, नेपाल, म्यांमार, जापान जैसे देश होते हैं तो वहाँ पर वो भारतीय संस्कृति में विशेष तौर पर जो बौद्ध धर्म है उसके महत्व को इंगित कराना नहीं भूलते हैं। इसी में जोड़कर देखा जाता है 2017 में जो महाराष्ट्र में जिस तरीके से जमावड़ा होता है लोगों का, दीक्षा भूमि में प्रधानमंत्री मोदी भी वहां पर अपनी उपस्थिति दर्ज कराते हैं। और जो बुद्धिस्ट सर्किट की बात होती है वो भी वर्तमान जो भाजपा सरकार है उसके ही योगदान के रूप में देखा जा सकता है। अब इसमें जिस तरीके से आगे आर्टिकल में बसपा की भी बात होती है, बहुजन समाजवादी पार्टी की भी बात होती है। जब उत्तर प्रदेश में इनका शासन था
तभी बहुत सारे बुद्धिस्ट आइडिया को तो ये प्रमोट करते थे, फिर भी जब धर्म परिवर्तन की बात आती है एक आंदोलन के रूप में, तो कभी भी उसको मुखरता से नहीं लाया जाता है। जबकि बसपा हमेशा से जो निम्न तरह जो तबके हैं ऐसे लोगों की मुखाफिलत करते आती है, ऐसे लोगों की बातों को आगे रखते आती है। अब इसमें जो बौद्ध धर्म परिवर्तन होने के तर्क की बात कही जा रही है, तो ऐसे में जब एक तरफ जो राइट विंग फोर्सेस हैं उनकी बात आ रही है, तो आर्टिकल में कहा जा रहा है जो अपोजिशन पार्टी है वो बेसिकली जो अंबेडकर साहब के बौद्ध धर्म में परिवर्तित होने के जो तर्क थे उनको एक लोकप्रिय विचार विमर्श के रूप में अपना सकती है, एक आंदोलन के रूप में आगे बढ़ा सकती है। और इस तरीके से उनको क्या होगा कि जिस तरीके से एक कट्टर जो हिंदुत्व की बातें आ रही हैं, इस विचारधारा को लेकर भाजपा आगे बढ़ रही है, इसके खिलाफ एक मंच मिलेगा, एक विचारधारा मिलेगी जो कि जो विपक्ष पार्टियां हैं उनको चुनौती देने में भाजपा को मदद कर पाएगी। आज के हिंदू के आर्टिकल में इतना ही। अंत तक बने रहने के लिए धन्यवाद।